अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग। अबूज़र की तरफ से मैं आपको कह देती हूँ, मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेली क्यों हूँ, वो वाली जगह खाली क्यों है। परेशान नहीं होना, अबूज़र हमें ज्वाइन करेंगे। वो बस थोड़ा सा मसला ये हो गया था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जी हाँ, अबूज़र ने टेस्ट कराया है, जिसकी वजह से वी ऑल डिसाइडेड कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती आप घर पर रहें, आराम से रहें, कंफर्टेबल रहें, और उसके बाद आप हमें इंशाल्लाह जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ज्वाइन बैक कर सकते हैं। तो हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी ईमान में रखे और टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक ये है वो सोच जो हर पाकिस्तानी में होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप छुपा लें, आपको कोई खुदा न खास्ता सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप उस तरफ ना जाएं, आप परेशान हो जाएं कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। परेशानी इसका हल नहीं है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल इसका हल है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ कोरोना के केसेस जो मुल्क भर में बढ़ते जा रहे हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये नंबर इसलिए भी बढ़ रहा है, मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे टेस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,000 टेस्ट हुए, जिसमें से 4800 से ज़ायद जो है वो पॉजिटिव आए हैं। 68 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। खुदारा इसको सीरियस लेने की कोशिश करें। कोशिश तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे तो हम वो जो शुरू में एक नारा लगा रहे थे ना कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, उस पर एक्चुअली फोकस कर सकेंगे। लोगों ने शायद उसको लिटरली ले लिया और लड़ने निकल पड़े। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को, अपने इर्द गिर्द, अपने प्यारे तमाम लोगों को बचा कर रखना है। सो गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बना रही है, कुछ डिसीजन सामने आ रहे हैं। कहीं पर यह खबर थी कि स्मार्ट लॉकडाउन शायद फिर सख्त होने जा रहा है, कहीं पर कुछ नरमी भी नजर आती है कि हम देखते हैं कि पंजाब में खासतौर पर पार्क्स खोल दिए गए हैं और उसके हवाले से भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स भी चल रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में तेजी, पाकिस्तान चीन से भी आगे निकल गया। मुतासरीन की तादाद 79,249 तक पहुंची। 24 घंटों के दौरान 4,869 नए मरीज रिपोर्ट, मजीद 68 जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत का बड़े बाजार बंद करने का फैसला। पहले मरहले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केटों को बंद किया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों से कोरोना वायरस फैलने का खतरा। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। टेस्ट रिजल्ट से पहले घर जाने की इजाजत, खतरा है। मुर्तजा वहाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। शहरियों सुधर जाओ, शामत आने वाली है। पंजाब भर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए, जबकि पब्लिक मकामात पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। वैगन मालिक को 5,000 और कार मालिक को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। मुल्क की मईशत को एक और झटका, बरामदात में 7% कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 1 अरब 71 करोड़ 18 लाख डॉलर उड़नछू हो गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 10 अरब 36 करोड़ 21 लाख डॉलर रह गए। और आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का। उससे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं अबूज़र, जो कि हमें घर से ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम अबूज़र। जी, ये तो होगा वीडियो लिंक के जरिए, चूंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं तो सिग्नल्स का थोड़ा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी आपको नज़र भी आएंगे, आप उनसे भी बात कर सकेंगे। साथ ही साथ हम अपनी स्टोरीज के ऊपर भी बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। और हुकूमत ने जो कल एक डिसीजन लिया कि कोरोना क्राइसिस में उसके फैलाव के पेश नज़र अब जो लॉकडाउन किया गया था, जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, उसमें सख्ती का फैसला कर लिया गया है। एसओपीज पर अमल ना करने वाली मार्केट्स आज से बंद कर दी जाएंगी। पहले मरहले में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट्स को बंद किया जाएगा। पंजाब में भी रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद की बड़ी मार्केट्स हैं जो बंद करवाई जाएंगी। अब देखना यह होगा कि यह डिसीजन लिया क्यों गया है।
बहुत सिंपल सी बात है। ईद से कबल चूंकि एक तो मईशत पर बहुत दबाव पड़ रहा था, लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर था और फिर ईद भी थी, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम सख्त लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जहां पर फिक्स टाइमिंग में मार्केट्स खोलने की इजाजत दी जाएगी और फिर SOPs फॉलो कराए जाएंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि हुआ क्या, मार्केट्स में किस कदर रश देखने में आया। ऐसा लगा कि हर मार्केट जो है वो मछली मंडी थी, और मछली मंडी में एक मिसाल के तौर पर कह रही हूँ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जहां बहुत ज्यादा रश लगा हो, तिल धरने की जगह ना हो, ये सिचुएशन जो है वो हमें मार्केट्स में नजर आई। फिर SOPs को फॉलो नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही खत्म हो गई, मास्क का इस्तेमाल नहीं था, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं था, वहां पर कोई बॉडरेशन शो नहीं की जा रही थी। तो फिर मैं इस बात पर, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोबारा से सख्ती की जाए तो कोई मुजाहिका भी नहीं है और गलत भी नहीं है। जिस कदर तेजी से केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, उसके पेश नज़र आई थिंक ये डिसीजन लेना लाजमी था। लेकिन वहीं पर ताजिर बरादरी फिर से खड़ी हो गई और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, जो कि उनका राइट भी है। उन्होंने कहा कि कारोबार फिर बंद करने जा रहे हैं, पहले ही हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मईशत मुल्क की कहाँ पहुँच गई, हमारे घरों के हालात कहाँ पहुँच गए। अब उसके बावजूद अगर अब ये दोबारा से बाजार बंद कर देंगे, मार्केट्स बंद कर देंगे, लोग खरीदारी नहीं करेंगे, तो फिर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन भी वैलिड है। सो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और बाकायदा अगर हम लाहौर की बात करें तो बड़ी मार्केट्स को वार्निंग जारी कर दी और उन्होंने कह दिया कि अब अगर यहाँ पर SOPs फॉलो नहीं होंगे तो हम फौरन से पूरी की पूरी मार्केट जो है वो सील कर देंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अबूजर हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो उन्हें हम खुशामदीद कह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबूजर। जी अस्सलाम वालेकुम शीमल, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो खैरियत से हूँ। और बस यही अभी चल रहा है। आपको बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए हमें ये चाहिए तमाम शहरियों को। बिल्कुल, और मैं अभी व्यूअर्स से बात कर रही थी एंड आई रियली अप्रिशिएट ये जो डिसीजन लिया गया है। आई थिंक इट्स स्ट्रॉन्ग मैसेज एज वेल कि इट्स नॉट जस्ट कि खुदा ना खास्ता टेस्ट रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको आइसोलेशन में जाना है, बल्कि जब आपने टेस्ट कराया तब भी आपको अपने आप को दूसरों से दूर कर लेना है ताकि आप देख सकें जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो हम सबकी दुआ है कि रिपोर्ट इंशाल्लाह ठीक आएगी और आप बिल्कुल ठीक होंगे। सो अबूजर, हम डिस्कस कर रहे हैं जो अब पंजाब हुकूमत जो है ख़ास तौर पर ओवरऑल KPK से भी ये खबरें आ रही हैं कि मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी अगर SOP फॉलो नहीं होगा तो। जी अबूजर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अबूजर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मार्केट्स क्लोज इशू पर अंजुमन ताजरान के रहनुमा नईम मीर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है हाजी असलम भट्टी साहब ने, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। नईम मीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है, लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया गया है और ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट्स में SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे, वो चाहे आवाम की तरफ से है या दुकानदारों की तरफ से है। अब ये जो सख्ती का डिसीजन लिया गया है, क्या कहेंगे आप, इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी है। मैं समझता हूँ कि इसमें दो बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, व्यूअर्स को भी और हुकूमत को भी। मार्केटें बंद करना एक अलहदा बात है और मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद करवाना एक दूसरी बात है। मार्केटें बंद करने के हम इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। कमज़ोर मईशत है, कमज़ोर रियासत है और आप अपने ताजरों को और आप अपने शहरियों को घरों में बिठाकर उनकी कफालत करने की सलाहियत नहीं रखते। रियासत के पास फंड्स नहीं है, रियासत जो है वो किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकती। लिहाजा कारोबार को तो चलना है और कोरोना ने कितनी देर रहना है, कोरोना ने 1 साल रहना है, 1.5 साल रहना है या अगले कई साल रहना है, इसका भी अभी कुछ पता नहीं, ना इसकी कोई दवाई है, ना वैक्सीन है, ना कोई ऐसा इशू है। तो लिहाजा हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल भी मुतमिल नहीं हो सकता कि हम अपने कारोबार को बंद कर दें, बिकॉज इसका बराह रास्त इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू कलेक्शन से भी आता है। और हुकूमत खुद बता रही है, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि इस दफा जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 30% तक की गिरावट आने की तवक्को की जा रही है। सो ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं, वो पेचीदा मौशी हालात हैं
जिनकी बिना पर हम समझते हैं कि हमारा कारोबार चलना चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। अब आ जाए कि आगे SOPs के मुताबिक बिजनेस नहीं होना है और SOPs पर अमल दरामद होना है। अब SOPs पर जो अमल दरामद के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा नाकामी हुकूमत को इसलिए हो रही है कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर कोई वाजिया हिकमत अमली नहीं बना रही। हुकूमत जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे पे चल रही है। कैसे वाजिया हिकमत अमली आए? आप ये देखते हैं कि ईद के दिनों में जब मार्केट खोलने का डिसीजन लिया गया था, अबूजर आपने भी देखा और हम इस पर बात भी कर रहे थे कि किस कदर रश था बाजारों में और मार्केटों में। देखें, मार्केटों के अंदर रश तो होना ही था, ये एक बड़ी नेचुरल बात थी। आपने 60 दिनों के बाद लॉकडाउन खोला था, मैं सिंध के 10 दिन भी शामिल कर रहा हूँ। तो 60 दिनों बाद जब आपने लॉकडाउन खोला और ऊपर से आपका ईद का त्यौहार था, तो लोगों ने तो शॉपिंग करनी थी, बाजारों में निकलना था। लोग जो है वो जो घुटन में और जो लॉकडाउन में उस कैफियत से वो निकलना चाह रहे थे, तो ये एक नेचुरल अमल था, ये होना ही होना था। उस वक्त भी हमने आपको याद होगा। जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल जा रही है अबूजर। वो पहले लाइन ड्रॉप हो गई थी। पहले तो सबसे पहले अपने नाज़रीन के लिए ये कि इंतहाई ज़रूरी है सबको इस वक्त एहतियात करना, जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे कहते हैं। और अभी भी हम यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ कि अपने टेस्ट करवाएं अगर आपको शक होता है, और उसके बाद क्वारंटीन करें। उससे पहले भी क्वारंटीन करें, उसके बाद भी क्वारंटीन करें, बहुत ज़रूरी है। मीर साहब, आपने जिक्र किया कि ये तो नेचुरल था। नेचुरल ये तो शायद था कि लोग घरों से बाहर निकलकर शॉपिंग करते हैं, लेकिन ये नेचुरल एटीट्यूड ताजरों का तो नहीं होना चाहिए था कि वो दुकानों की शटर बाहर से बंद थे और लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अंदर लेके आ रहे थे 2-2, 3 के, और फिर उसके बाद उनको शॉपिंग करवा के वापस भेज रहे थे। ये एटीट्यूड आप क्यों नहीं उनका कंट्रोल कर सके? क्योंकि आप ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं, आपको चाहिए था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखते ताकि इस तरह के वाकयात तो ना होते कम अज कम। देखिए, ये भी एक नेचुरल अमल था जो आप बता रहे हैं ना, कि शटर आप ऊंचे करके और फिर अपने दुकान ग्राहकों को अंदर ले जाते थे और फिर शटर नीचे करते थे, और हम पुलिस को और इंतजामिया को रिश्वत देते थे और वो हमसे पैसे लेके हमें कारोबार करने की इजाज़त देते थे। तो ये भी एक नेचुरल अमल ही था, क्योंकि हमारा जो छोटा दुकानदार था उसको कोई माहाना तनख्वाह नहीं मिलती कि वो कारोबार करे या ना करे। वो भी दिहाड़ीदार ही है, वो रोज़ाना की रोज़ाना कमाता है और रोज़ाना की रोज़ाना खाता है। तो ये भी एक नेचुरल अमल था कि वो जो कानून आपने बनाया, जो SOPs आपने बनाए कि आपने लॉकडाउन किया 60 दिन का, वो मुतहम्मिल नहीं था, उसके अंदर सकत नहीं थी कि वो 60 दिन के लॉकडाउन को बर्दाश्त कर पाता। यही वजह है कि उसने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया कानून को तोड़ने का, और वो जो कानून टूटा तो उसकी बुनियादी वजह उसका पेट था, उसकी फाका कशी थी। तो हमें इस चीज को बड़ी हमदर्दी के साथ, नहीं मीर साहब, आप सही कह रहे हैं, नेचुरल हो सकता है, फाका कशी भी हुई, मईशत भी तबाह हुई, लोगों के कारोबार भी बैठ गए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुतहम्मिल नहीं हो सकते हम मजीद पेशेंट्स के। ये वही पॉलिसीज हैं जिसको केटर किया गवर्नमेंट ने, थोड़ा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और ये डिसीजन आप लोगों के कहने पर ही लिया गया कि हम SOPs को फॉलो कराएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। हम फैसलाबाद का रुख करेंगे और हमारे साथ हाजी असलम भट्टी साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हाजी साहब, क्या समझते हैं आप, फैसलाबाद की मार्केट्स के ऊपर भी नजर है और बड़ी मार्केट्स के ऊपर भी नजर है कि अगर SOPs फॉलो नहीं होंगे, इट्स लाइक अ वार्निंग, तो वो मार्केट बंद कर दी जाएगी। आप कैसा देखते हैं इस डिसीजन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि मैं इस बात के हक़ में हूँ कि अगर सख्ती ना की गई तो ये जिस तरह के माहौल बना है, इसको मज़ीद ख़राबी की तरफ जाया जाएगा। बाकी ये रहा कि पिछले दिनों में जो लॉकडाउन जो ख़त्म किया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए, उसकी सारी जिम्मेदारी ताजरों पे डालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हुकूमती इदारों ने अपना नॉन सीरियस जो एटीट्यूड था उसको दिखाया। हम ताजर जो हैं, आने वाले गाहक को तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई ज़रूर ये करो और वो करो। हम ताजरों की हद तक हमने जो कुछ भी पॉसिबल था वो किया। अब जो बाकी जो मेजर्स लेने हैं वो जो सरकार ने लेने हैं, रियासत ने लेने हैं, जो रियासत की जिम्मेदारी है वो उनको पूरी करनी चाहिए थी। अब भी मैं समझता हूँ कि अब जो वक्त है इस वक्त वो हमें सख्ती की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, मगर मैं मियाँ असलम इकबाल साहब ने जो कल पॉलिसी बयान दिया है उसके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ कि अगर एक बंदा जो है वो वायलेशन, दुकानदार वायलेशन करता है तो पूरी की पूरी मार्केट को सील कर दिया जाए। ये अच्छा तरीका नहीं होगा और ये करीने इंसाफ नहीं होगा। हाँ, अगर ये जो इन्होंने जुर्मानों की हद रखी है और मुकर्रर की है उसके साथ मैं मुत्तफिक हूँ। हमारे सारे फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो भी मज़ाफ़ात से लोग आते हैं उनका आना देख लें, उनकी ट्रांसपोर्टेशन देख लें, उनका जो शहरों में दाखिले का तरीक़ेकार है वो देख लें।
उसको फॉलो करने की और उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे जो 8 बाजार जो हाजी साहब, ये ठीक किसने कराना है, ये फॉलो किसने कराना है? आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन ये भी कहिएगा कि जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं उससे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, मॉल इंतजामिया की तरफ से चेक किया जाता है मास्क पहना है या नहीं। तो सारी जिम्मेदारी तो ताजिरों पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन ये मुमकिन तो है ना कि दुकान में एंटर होने से पहले सोशल डिस्टेंस को ख्याल में रख लिया जाए, उस ताजिर की तरफ से ही इस चीज का ख्याल रख लिया जाए कि 2 से ज्यादा लोग दुकान में एक वक्त में दाखिल ना हो, मास्क पहना है या नहीं पहना ये इंश्योर कर लिया जाए। आई थिंक हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी पड़ेगी, हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन पर तो नहीं डाली जा सकती। मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, हमें अपना काम जरूर करना चाहिए, मगर रियासत को भी, स्टेट को भी तो अपना काम करना चाहिए ना। अब अगर बाज़ारों को देखें, हमारे 8 बाज़ार हैं फैसलाबाद के, जिसको हम तारीखी घंटाघर के इर्द गिर्द के बाज़ार कहते हैं। जी। अगर उन बाज़ारों में देखें तो 8 उसके दाखिली और खारजी रास्ते हैं। उन दाखिली और खारजी रास्तों को अगर कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो हम क्या करें? ऊपर से मुसीबत ये है कि जगह जगह पे तजावज़ात हैं, पार्किंग का बेहंगम निज़ाम है, जिसकी वजह से हमारे 60 फुट के जो बाज़ार हैं वो सुकड़ कर 10 फुट के रह गए हैं। उसकी तरफ इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। हमने अपने तौर पे इनको तजावीज़ दी थी कि पार्किंग के निज़ाम को बेहतर करें और जो गाड़ियों की पार्किंग है वो बाज़ारों में बंद कर दें इन दिनों में, लोडर वगैरह का जो है टाइमिंग मुकर्रर करें। हमारी इन चीज़ों पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। अब भी मैं गुजारिश करता हूँ, हमें अपना काम ज़रूर करना है। ताजिरों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, और उसको हम निभाने को बिल्कुल तैयार हैं, मगर उसके साथ साथ जो रियासत की जिम्मेदारी है वो भी हमारे साथ पूरी करे और हमारे दाखिली और खारजी रास्तों पर जो स्टेट का जो मामला है वो करे। और ये जो जुर्मानों का मामला है ये भी मैं इनके साथ मुत्तफिक हूँ, सख्ती करनी पड़ेगी तब, चूँकि हमारे पास लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत कम है। हमारे लोग जो देहात से आने वाले हैं उनको बेचारों को नहीं पता। हाजी साहब, कल्चर नहीं है और उस तरह से समझ बूझ भी नहीं है। नहीं मीर साहब, क्या आप इंश्योर नहीं करा सकते? जी अबू ज़र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, इसमें जिस तरह से हाजी साहब भी कह रहे हैं, ऑब्वियसली ताजिर बरादरी के अपने इश्यूज हैं और वो सॉल्व करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली जिम्मेदारी SOPs की भी इनकी भी थी। अब इनको ये कम से कम ये तो मानना पड़ेगा जो गुज़िश्ता रोज लाहौर में हुआ, गुजरांवाला में हुआ, फैसलाबाद में हुआ कि मार्केट्स फोर्सफुली बंद करवानी पड़ी, वो इनको अब ये थोड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि ये SOP की खिलाफ वर्जी हुई है, SOP को फॉलो नहीं करवा सके, इसमें तो कोई भी डिनायल नहीं है, ये तो करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं मीर साहब, आप जी कहिएगा इस पर। जी मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था इस हवाले से। जी। देखें, एक तो बात आप ये समझें कि ताजरों की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो इखलाकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो कानूनी जिम्मेदारी है यानी कानूनी इख्तियार जो है वो तो हुकूमत और इंतजामिया के पास है। किसी ताजर तंजीम के पास इखलाकी नहीं थी, सिर्फ आपने कहा था ये ताजिर बरादरी ने SOP पर बाकायदा मीटिंग की थी कि हम करेंगे कि कोई ऐसा शख्स ना आए अपनी दुकान में जिसने मास्क ना पहना हो, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं देखा गया। लाहौर के बाजार, अनारकली, नीला गुंबद, इसके साथ आपने वहां पर शालमी और जो भी अंदरून शहर में हुआ है वो आपके सामने है। मुझे जरा बात को मुकम्मल मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ताजर तंजीमों की तमाम तर इखलाकी जिम्मेदारी है और तमाम तर इख्तियार भी उनका इखलाकी है, लेकिन कानूनी इख्तियार ताजर तंजीमों को हासिल नहीं, वो इख्तियार हासिल है आपकी इंतजामिया और हुकूमत को। आइडियल सिचुएशन ये थी, आइडियल सूरत हाल ये थी कि कानूनी इख्तियार रखने वाले और इखलाकी इख्तियार और इखलाकी कुव्वत रखने वाले इकट्ठे हो जाते और मिलकर इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करते। लेकिन बदकिस्मती हुई ये कि जब मार्केटों को खोला गया तो आप यकीन करें, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि तमाम इंतजामी ओहदेदारान जो हैं वो मार्केटों से भाग गए। ना पुलिस नजर आई हमें, उसके बाद ना हमें अपना सिटी ट्रैफिक पुलिस नजर आई, ना इंतजामिया नजर आई। जरूरत इस बात की थी कि अवाम को मुसलसल और बतदरीज आप अवेयरनेस देते रहते, आप कैंप्स लगाते। ठीक मीर साहब, लेकिन मैं आपसे कता कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। आई डोंट थिंक नाउ इज द टाइम कि हमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है या लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। और क्या ही अच्छा होता कि वाकई जो यकीन दहानी ताजिर बरादरी ने कराई थी कि हम SOP पर फॉलो करेंगे, वो एक्चुअली हुई भी होती। बट लेट्स सी, अगर आप लोग ये अज़्म कर लेते हैं कि हम मेक श्योर करेंगे कि हम अपनी इखलाकी जिम्मेदारी जो कि आप कह रहे हैं वो पूरी
करेंगे, तो वहीं पर मैं फिर फोर्सेज और इंतजामिया को भी कहना चाहूंगी कि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना नाज़िन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा और कराची की सूरत हाल यानी कि सिंध की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे जो हुकूमत ने डिसीजन लिया है कि अगर अब SOPs पर फॉलो नहीं होगा तो हम मार्केट्स बंद कर देंगे, और इसी पर हम बात करेंगे। हमें KPK से ज्वाइन किया है मुजीबुर रहमान साहब, सदर अंजुमन ताजरान हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। और कराची से हमें ज्वाइन किया है जमील पराजा साहब ने, सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान है, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, थैंक यू सो मच ज्वाइन इन करने के लिए। जमील पराजा साहब, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे। सिंध हुकूमत ने तो अभी तक ये डिसाइड नहीं किया। कल ये बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मार्केट्स खोली थी, लेकिन हमने कोशिश की कि SOPs को फॉलो कराया जाए, लेकिन आज उसका भी डिसीजन एक्सपेक्टेड है। बट आप देख रहे हैं कि पंजाब में, KPK में ये कहा गया है कि अगर SOPs फॉलो नहीं होंगे तो पूरी की पूरी मार्केट बंद कर दी जाएगी। आप कैसा देखते हैं अगर यही डिसीजन सिंध में आ जाता है तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची में तो अब इस किस्म का माहौल है, हम मार्केटों में चल के देख लें या आप अपने कैमरामैन के ज़रिए दिखवा सकते हैं, अपने कैमरामैनों के ज़रिए, कि कराची के अंदर इस वक्त वो हाल है, मार्केटों में सन्नाटों का राज है, कहीं कोई कारोबार नज़र नहीं आता है। SOPs तो बहुत आसान है इस वक्त सूरत हाल SOPs की दुरुस्त करना। दुकानदार अपनी SOPs के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले ग्राहकों के लिए भी बहुत आसान है। हम लोगों ने इस वक्त कराची के अंदर ये किया हुआ है कि जो मास्क पहने बगैर ग्राहक आएगा उसको हम माल नहीं दिखाएंगे, ये बात हमने तय कर ली। जी जमील साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मास्क के बगैर जो ग्राहक आएगा हम उसको जो है माल नहीं दिखाएंगे। और तमाम कराची की मार्केटों में आप देख लें कि इतना ज़्यादा ग्राहक नहीं है, इक्का दुक्का ग्राहक नज़र आते हैं कहीं कहीं दुकानों पे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त SOPs की हम फॉलो लाजमी करा रहे हैं। सैनिटाइज़र जो है दुकानों पर मौजूद हैं, जिस पे बार बार कहा जाता है कि भाई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। फिलफौर हमने ये तमाम इंतजाम किए हैं, क्योंकि ईद से पहले जो हमने हालात देखे थे वो इंतहाई तशवीशनाक थे कि हमें भी अपनी जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। जिस तरह दूसरे लोगों को अपनी जानें अजीज़ हैं, हमें भी अजीज़ हैं, हमें अब दूसरों की जानें भी अजीज़ हैं। तो हमें इस वक्त जो है ना इंशाल्लाह। पराजा साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जाने हम सबको अजीज हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि लोगों को अजीज जाने भी थी, लेकिन साथ कारोबार भी था, अपने मामलात भी थे, ईद की शॉपिंग भी थी। और ये सिर्फ ऐसे हमने कराची में, लाहौर में नहीं देखा, पूरे पाकिस्तान में देखा, बल्कि पूरी दुनिया में लोग अजीब से नॉन सीरियस नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा SOP को फॉलो कराना मुश्किल था आप लोगों के लिए? क्योंकि आपकी भी मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के साथ कि हम लोग करवा लेंगे ईद से पहले, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, और बड़ी पुरजोर एहतजाज के बाद ही ये दुकानें खुली थी, क्योंकि हुकूमत ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आगे कि दुकानें खोल दी जाएं। इस पर क्या कहेंगे कि क्यों हुआ इससे? फिर देखें, ये सब कुछ हुआ थोड़ी सी जो है ना गलत प्लानिंग की वजह से। हमने देखें ये बात कही थी, क्योंकि टोटल मिल रहे थे हमें 8 दिन, जो 2 हफ्ते का टाइम मिला उसमें टोटल 8 दिन का वक्त मिल रहा था, तो आखिर में बढ़ के 10 दिन हो गया वो। लेकिन हमने ये बात कही थी कि 24 घंटे दुकानें खोल दी जाएं या कुछ वक्फा बढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर कम हो जाएगा। फिर शुरू के पहले हफ्ते के अंदर मॉल्स नहीं खोले गए, जितने शॉपिंग मॉल्स वगैरह थे उनका रश भी मार्केटों पे आ गया, जिस पर हम इंतज़ामिया से अपील करते रहे, इंतज़ामिया से कहते रहे कि खुदारा हमारे साथ मिल के ये काम करवाएं। ये लोग जो लोगों का जम्मे गफ़ीर एकदम आ गया है। फिर उसमें अफवाहें सरगर्म थी कि 4 दिन बाद मार्केटें दोबारा बंद हो जाएंगी, तो उसमें हुआ ये हर किसी ने सोचा जिसको जो मिल रहा है आज ही ले लो, तो उसमें जो है ज़्यादा बदनज़मी हुई, ज़्यादा इंतज़ामी मामला ख़राब हुए। अगर उस वक्त हुकूमत और इंतज़ामिया हमारे साथ मिल के काम करते तो मैं नहीं समझता कि एक दिन भी ऐसा होता कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा सकता था। SOPs को बड़ी आसानी के साथ फॉलो किया जा सकता था अगर
इंतजाम। देखिए मैं खुद बजाते खुद आपको बताऊं, मैं मार्केटों में गया हूं, मैंने औरतों को खुशामदे किए, मैंने लकड़ियां लगवा दी कि भाई यार वो धक्का दे के सबको अंदर घुसने पे मार्केटों में तैयार थे लोग। राजा साहब आप समझते हैं हमारे यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है? यहाँ पर तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि कोरोना है ही नहीं है, तो वो तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते ना। अवेयरनेस फैलाने के लिए तो हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती जो है वो अपेरेंटली ये देखा गया कि किसी के साथ नहीं हुई है। अच्छा, मैं जरा KPK का भी रुख करना चाहूंगी और मुजीबुर रहमान साहब आपको भी शामिल करना चाहेंगे। मर्दान की कल पूरी मार्केट जो एक बकेटगंज बाजार है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। बड़े सिंपल से SOPs हैं, सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। क्या कहना चाहेंगे मुजीबुर रहमान साहब, क्या बहुत मुश्किल है इस पर अमल दरामद करना, अवाम की तरफ से भी और ताजरों की तरफ से भी अमल दरामद करवाना? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बात ये है कि SOP को तो हम मुकम्मल तौर पे इस पे अमल भी करते हैं और अपनी मदद आप पूरे शहर में, पूरे पेशावर में और तमाम जिलों को भी ये बताया हुआ है, मास्क भी तकसीम करते हैं। लेकिन बात ये है कि हुकूमत जो है, हमें नहीं पता, बीमारी ज्यादा होता है, अल्लाह करे कि ये कम हो, लेकिन इसके बिना पे बाजारों को सील करना और एक दुकान की सजा पूरे शहर को पूरे बाजार को देना ये नामुनासिब है। हमने बार कहा है हुकूमत को, इंतजामिया को कि खुदारा देखिए, ये हम एक तो ये है कि हमारा माशरा पठान, हम पुख्तून हैं और पुख्तून में देखिए पंजाब में वो हमारी बहनें हैं, यहाँ पे भी हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। हम तो अपने दुकानदारों को मास्क भी दे सकते हैं, लेकिन किसी औरत को मास्क देना यहाँ या उसको कहना, देखिए हमने कोशिश की कल एक औरत को, लेकिन मुजीबुर रहमान साहब दाखिला तो बंद किया जा सकता है ना, जिसने मास्क नहीं पहना उसको दुकान में दाखिल ही ना होने दिया जाए, ये SOP कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बात आपकी सही है, लेकिन देखिए हमारे पेशावर में 8 फुट की गली और 8 बाई 10 की दुकान है, तो हम वहाँ पे कैसे इनको, देखिए हमारे बाजार हैं, औरतों को बंद करना ये हमारा काम नहीं है, गाहक को बंद करना हमारा काम नहीं, ये इंतजामिया का काम है। मैं आपको कहता हूँ, मैं लीड करता हूँ पेशावर को, KPK को, लेकिन मैं बताता हूँ कि हमने ईद से पहले भी पुलिस वालों को कहा, इंतजामिया को कहा कि हमें लेडीज कांस्टेबल दे, क्योंकि ये मसला हमारा आज तक पूरे। मुजीब साहब, आपने कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी ताजिर अब यही कहना शुरू हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब लॉकडाउन था तो ताजिरों ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ SOPs पर अमल दरामद करने के लिए कहा था कि हम करवा लेंगे, आप एक दफा दुकानें खोल दें, कारोबार क्योंकि तबाह हो चुका है, मईशत पे असर पड़ा है। अब जब ये तमाम मामला बिगड़ रहा है तो अब साथ ही जिम्मेदारी नहीं ली जा रही, सारा कुछ इंतजामिया पे डाल दिया जा रहा है। क्या पुलिस वाले खवातीन के साथ धक्के देकर उनको दुकानों से बाहर निकालते, ये भी पॉसिबल नहीं था। जब आपने इनवाइट किया कि आ जाए हम करवा लेंगे SOPs पे फॉलो, इंतजामिया तो मौजूद होती है मार्केटों बाजारों में, लेकिन वो एक बंदे को पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल सकती थी ना। आपकी कुछ जिम्मेदारी भी तो बनती थी, आप KP को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर तरह से हम लोग ताजिरों से बात करें, कोई भी जिम्मेदारी अब नहीं ले रहा। देखिए अबूजर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमने जिम्मेदारी ली अपनी दुकानों की, हमने जिम्मेदारी ली अपने मार्केटों की, हमने सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, दस्ताने इस्तेमाल करना, मास्क इस्तेमाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत क्या कर रहा है हमें बता दे। देखिए मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ आपकी बात में सुन रहा था और आप कह रहे थे कि देखिए कोई समझता नहीं है कि कोरोना है। कल हमारी पेशावर की KPK की बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर इंतखाब आलम, जो शुगर और इसका अरकान का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसको वो बीमार था, उसको अस्पताल में लेके गया और प्रोपेगेंडा हुआ कि वो कोरोना में और सख्त तरीन हालत में है, लेकिन कल उसने अपने वीडियो दिया कि भाई मैं किसी कोरोना में नहीं हूँ। तो लोग किस तरह हुकूमत पे यकीन करे? हुकूमत तो सीरियस नहीं है, इस तरफ आते नहीं है। आज हमें किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई आपके किसी अस्पताल में जगह नहीं है, कोई दिखाता नहीं है। तो खुदारा इंतजामिया भी मिलकर अरबों रुपए फंड आए हैं, अरबों रुपए फंड। देखिए इन लोगों ने 2 महीने हमारे दुकानें बंद की, मुजीबुर रहमान साहब, अरबों रुपए फंड आए हैं, कोरोना नहीं है, मत हिस्सा बनिए आप इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जो एक्चुअली फैक्ट्स में मौजूद नहीं है। आप मार्केट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है आप एक खुद रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना होगी ना यहाँ पर।
देखिए मैंने तो आपको बोल दिया कि हम एक एक दुकान पे जाके, आप यकीन करें कि ये ईद के बाद हमने पूरी शहर को, इसमें हमारे साथ डीसी भी शामिल है, डीसी पेशावर भी शामिल है, इसमें साथ हमारे पूरे डीसी के पूरी इदारा शामिल है कि हम जाके उनके साथ मिलके एक एक दुकान को। एंड आई थिंक यही वो सोल्यूशन है, यही वो सोल्यूशन है जहां पर ताजिर बरादरी, इंतजामिया, फोर्सेस आपस में मिलकर SOPs पर अमल दरामद करवाएं, वहीं पर आवाम भी महफूज रहेगी, आप लोगों के कारोबार भी चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, मुजीबुर रहमान साहब और जमील पराचा साहब। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। और अब कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान अमीर ज़हूर बलीदी ने एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जो जारी था उससे वॉकआउट कर दिया। अबूज़र, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही होगी आपने? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं ये देख रहा था कल, ये जो भी हुआ, मेरे ख्याल में हमेशा ये जब भी बजट आता है या ऐसा कोई मामला आता है ना कि जब NFC के अवार्ड की डिसीजन हो रही है या बजट आ रहा है, तो फिर ऐसी चीजें देखी जाती हैं, वरना पूरा साल इनको कमेटी से उठना जो ना मुझे लगता नहीं नजर आता। हालांकि ये पूरा साल अगर एहतजाज इस तरह का हो ना कि अगर आपको लगे कि विफाक आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहीं पर आपको इस तरह से कदम उठाना चाहिए। ये बिल्कुल आप बजट के करीब आकर आप ऐसे करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंबॉलिक हो जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह के सिंबल्स तो हर साल दिए जाते हैं और हमेशा ऐसा ही होता है, इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक बजट आ रहा होता है और यही डिमांड होती है कि मुशावरत नहीं की। अगर आपने ऐसे करना ही है तो आप ड्यूरिंग द ईयर अगर आप करेंगे ना तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। लेकिन अगर आप साल के एंड में करेंगे जब सब कुछ फाइनल हो गया और आप कहें जी हमें इग्नोर कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि सूबे जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, उनके रिजर्वेशंस को दूर किया जाए, लेकिन इसके लिए पूरा साल काम होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अबूज़र, आप ये भी देखिएगा कि वो इत्तेहादी हैं और उन्होंने ये कल बात कही भी कि हम इत्तेहादी हैं और अगर हमें एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो मामला कैसे चलेगा। इस चीज पर आई थिंक विफाक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना चाहिए थी। बिल्कुल सही है। इस पर हम बात करेंगे। आपको पता है हमारे साथ इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान मौजूद है मीर ज़हूर बलीदी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर ज़हूर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो यही कहिएगा कि आपका बड़ा एतराज़ क्या है विफाक पर? देखें, जिस तरह बलूचिस्तान की तामीर तरक्की के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो की है और हमें जो उन्होंने ये उम्मीद दिलाया है कि बलूचिस्तान की तामीर तरक्की के हवाले से किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और इस हवाले से जो है हम उनके साथ हैं। तो आज की जो मीटिंग थी बेसिकली जो हमारी जो नेक्स्ट जो PSDP है फेडरल की, उसके एक डेलिब्रेशन था जो जिसमें तमाम जितने भी प्रोविंसेस थे और जितने भी जो है वफाकी महकमे थे उन्होंने अपनी तजावीज़ दी। हमारा वहाँ पे मौक़िफ़ ये था कि हमारे टोटल जो हमारी जो फेडरल PSDP है जो उसका हजम कोई 900 बिलियन का है, जिसमें पिछले साल कोई 80 अरब के करीब उन्होंने हमें एलोकेशन दी और 770 अरब के करीब इनका थ्रो फारवर्ड था। और इसमें अभी फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो हमें एलोकेशन हमारी थी उसमें 43% रिलीज़ किया और 43% जो है अभी तक हमें नहीं मिले, जिसमें हमारे बड़े अहम प्रोजेक्ट्स रह गए, जिसमें अवारान, ओशाप, जाऊर बेला रोड है, इसमें जोब कुचलाक रोड है, इसी तरह नौलंग डैम है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, विंटर डैम अभी जाके टेंडर हुआ है। तो हमने कहा और फिर इन्होंने ये किया कि कोई 162 अरब की स्कीमात जो हैं हमारी फेडरल PSDP से निकाल दी। तो हमने उनको ये कहा कि देखें, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, हमारी तकरीबन 100 अरब की PSDP होती है। तो इस 100 अरब में हम क्या हेल्थ सेक्टर को भी ठीक करें, एजुकेशन सेक्टर को भी ठीक करें, हम बाकी महकमों को भी चलाएँ। तो इतनी बड़ी सड़कें बलूचिस्तान की, आपको पता है 50% की जो है लैंड मास है, डिस्ट्रिक्ट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, इसकी वजह से लाइन ऑर्डर भी ख़राब हो गई है। तो आप इसमें वफाक की जो कमिटमेंट थी कि ये बड़ी बड़ी सड़कों को हम बना के देंगे, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल में उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमने ये कहा कि देखो, हमें आप मेहरबानी करके हमें कोई लॉलीपॉप ना दें, हमें जो है अगर काम करना तो प्रैक्टिकल बुनियाद पर आप करें। और आप जो है आपकी ऐसी मोटी है ना कि आप लोगों ने
कि आपको बलूचिस्तान की पसमानदगी भी नज़र नहीं आ रही, आपको बलूचिस्तान के गरीब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको बलूचिस्तान के इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बलूचिस्तान आपने ऐसी बजट जाके मंजूर की जो बलूचिस्तान के हक हुकूक को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मीर ज़हूर साहब, आपने सही कहा, लेकिन ये भी कहिएगा कि क्या बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए आपको फंड नहीं मिल रहा और फिर मुशावरत न करने पर एतराज बाय दिस टाइम ऑफ ईयर क्यों? हमेशा बजट से पहले ही ऐसा क्यों होता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान को जो है इस जो सूरत हाल है उसको जो है बखूब निकाल रहे हैं, तो बलूचिस्तान के हवाले से डेफिनेटली वो जो है हम प्लानिंग कमीशन को NHA को ज़रूर हिदायत देंगे और हमें अभी भी हमारी उम्मीदें उन पे हैं। अगर वो नहीं हो सकी तो फिर हमारी और उनकी जो है फिर। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बहुत डिस्कस किया जा रहा है, कहीं पर ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट कन्फ्यूजन का शिकार भी है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस फैलाने में या एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से निभाने में गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह फोकस नज़र नहीं आ रही। पंजाब में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, सिंध में मुख्तलिफ हैं, KPK में, बलूचिस्तान में डिफरेंट हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कोरोना सूरत हाल की, तो अमवात और केसेस में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और अब तो ये नंबर्स भी आना शुरू हो गए हैं कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। 89,449 केसेस जो हैं वो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब तक रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, और सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 4,869 करीबन 5,000 के फिगर तक पहुंच गए हैं डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात गुज़श्ता 24 घंटों में 68 हुई। इस पर हम बात करेंगे। अबूज़र तो हमारे साथ मौजूद हैं ही वीडियो लिंक के जरिए, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद होंगे, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब ज्वाइन इन करने के लिए। मज़हर साहब, कैसा देखते हैं आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को? कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन और कभी स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती, केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तीनों चीज़ें कहीं लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, फिर कभी लॉकडाउन को रिलैक्स कर देना, फिर सख्ती करना, ये टोटल कंफ्यूजन इसको आप कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक बड़ा मिसकंसेप्शन हमने लॉकडाउन के हवाले से डेवलप किया लोगों के अंदर, और वो ये कि लॉकडाउन जो है वो अमीरों का जो है चौंचला है और इससे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं और इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। जो कंसर्न है वो अपनी जगह दुरुस्त होंगी कि जाहिर है जब आप लॉकडाउन करेंगे तो लोगों की, और लंबा लॉकडाउन वैसे भी सही नहीं होता, लेकिन हमने शुरू में अगर 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन किया होता और मुल्क भर में किया होता तो इससे बहुत फायदा होता। देखिए, पहला मिसकंसेप्शन क्या है, यानी आप लॉकडाउन करेंगे तो आप लोगों को घरों में रहने का कहेंगे और सख्ती करेंगे कि लोग घरों में रहें। अब जो इसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वो ये कि इससे आदमी जो गरीब है वो भूखा मर जाएगा। आपने लॉकडाउन खत्म कर दिया, अब जब गरीब बाहर निकला अपनी रोजी की तलाश में तो गरीब मास्क नहीं पहन सकता, जाहिर है वो, और मास्क भी आपको पता है कि 6 घंटे से ज़्यादा आप नहीं एक मास्क को लगा सकते, तो आप मास्क नहीं पहन सकते तो वो मास्क के बगैर घूमता है। दूसरा, वो समाजी फासला, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो समाजी फासला रखेगा कि गरीब आदमी, उसका घर ही एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी में 8-10 लोग एक साथ रखते हैं, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते समाजी फासले का। तो गरीब के लिए जो परेशानी है वो डबल है, यानी लॉकडाउन से भी उसको परेशानी है और लॉकडाउन जब नहीं हो तब भी उसे परेशानी है। आपका सबसे पहला काम, देखिए, रोजगार आप मुहैया कर सकते हैं अगर आप एक सेहतमंद माहौल प्रोवाइड करें। अगर आपने लॉकडाउन खत्म कर दिया, जो कि नजर आया कि जब आपने 15 रमजान के बाद लॉकडाउन तकरीबन खत्म किया तो उसके नताइज क्या निकले, किसी ने समाजी फासला नहीं बरकरार रखा, ना आप करवा सके। देखिए मज़हर साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो, आपने कहा कि 15 रमजान, आप ये भी देखेंगे 23 मार्च से पहले से ही लॉकडाउन का आगाज हो चुका था और दरमियान में काफी सख्ती भी की गई थी शुरू में। उसके बाद जो प्रेशर आया, आपने सिर्फ गरीबों का जिक्र किया, इनका ही प्रेशर नहीं था, इसके अलावा ताजर बरादरी पूरे पाकिस्तान से, कराची से खैबर तक
ताजिर पीछे पड़ गए थे हुकूमत के कि ये खोले नहीं तो हम जबरदस्ती दुकानें खोल लेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत कंफ्यूज तो ठीक है अपनी जगह होगी, लेकिन कंफ्यूजन इन लोगों ने फैलाई है कि जी हम SOP पे फॉलो कर लेंगे, आप खोल दें। पूरी दुनिया में मामला और हैं, गवर्नमेंट से बहुत बड़े रिलीफ फंड दे रही हैं, हम कुछ जी मज़र साहब। राब्ता हमारा जी मज़र साहब। हेलो, आपकी आवाज आ रही है मज़र साहब, बोलिएगा। जब उन मज़र साहब से दोबारा राब्ता कर लीजिए क्योंकि शायद सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मज़र साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है आवाज। जी आप बोलिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए, जब दुकानें खुली तो वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमतों ने भी नहीं फॉलो किया। आपके फुटपाथ के ऊपर जो है वो ठेले लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। यानी वहां SOPs फॉलो नहीं की गई कि आप कम से कम वो सड़क और दुकान के दरमियान का जो फासला है उसको खाली रखते। फिर दुकानों के अंदर किसी ने SOPs को फॉलो नहीं किया। अभी आप बसों में चले जाएं, रेयरली आपको नजर आएगा कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। तो जहां लोगों ने अपनी एहसास जिम्मेदारी महसूस नहीं की, लापरवाही की, वहीं जो है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करवाया गया, इन्फोर्स भी नहीं करवाया गया SOPs। वो किधर है 10 लाख टाइगर फोर्स? कहीं आपको नजर आई? आप लोग मार्केट्स में गए हैं तो कहीं आपको टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स नजर आए कि वो लोगों को बता रहे हों कि जी आप समाजी फासला रखें, SOP से अमल करें? दुकानदारों में कहीं उनके लिए यूनिफॉर्म भी बनाई गई थी? कहीं आपको, मुझे तो नहीं आया, अगर आपको लाहौर या दूसरी जगहों पे कहीं नजर आए हों टाइगर फोर्स के वॉलंटियर तो जरूर बताएं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ मज़र साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कहिएगा कि हम जो बड़े आराम से कंपैरिजन कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का, कि उन्होंने लॉकडाउन किया लेकिन उनको भी नरमी करना पड़ी और अब वो भी दोबारा वापस जिंदगी बहाल करने जा रहे हैं, थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो वक्त नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन जो पाकिस्तान का लॉकडाउन था, क्या आप समझते हैं कि उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज से? वहां की जो फुटेजेस आ रही थी, लिटरली वो जैसे कहते हैं ना कि शोर बंद हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस, तो उसकी मिसाल को मैं कंपेयर करते हुए पिन ड्रॉप कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन था। यहाँ पर जो लॉकडाउन अनाउंस्ड भी था उसके बावजूद लोग सड़कों पर थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कराची में सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि सख्ती की जाएगी, लेकिन वहां पर भी लोग बाज नहीं आ रहे थे। लाहौर में भी हमने देखा कि लोग बाहर निकल रहे थे, वो चाहे दफातर बंद है तो एंजॉयमेंट के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं। तो क्या ऐसी पॉलिसीज जो कंफ्यूजन है हुकूमत की, वो आवाम को भी कंफ्यूज कर देती है? और आप समझते हैं कि इसी वजह से कोरोना मजीद फैलता जा रहा है? देखिए, असल चीज ये कि जब लॉकडाउन किया गया तो दुनिया भर में लॉकडाउन का काउंटर नैरेटिव नहीं आया उस वक्त, शुरू में, बाद में जरूर आया, उस वक्त नहीं आया। और यहाँ ये हुआ कि यहाँ कराची में, तो अगर आपको पता है कि कराची में कोई 8,000 कच्ची आबादियां हैं जिसमें कोई 50-60 लाख लोग रहते हैं। कच्ची आबादियों में आप लॉकडाउन वैसे ही नहीं कर सकते। कर्फ्यू, सख्त तरीन कर्फ्यू भी लगा दे आप तो कच्ची आबादियों में आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कराची में ट्रांसपोर्ट के बंद होने से, प्लेग्राउंड्स के बंद होने से, मैरिज हॉल्स के बंद होने से, स्कूल्स के बंद होने से खासी हद तक इफेक्टिवली दुकानें बंद हो जाती थी। 5 बजे चीजें नजर आती थी। अगर आप उसको 40% कहें, 50% कहें, तो वो लॉकडाउन कराची में अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैफिक कम होती है तो वो बड़ा विजिबल होता है, नजर आता है जी। लेकिन उसको हुआ क्या, उसके नताइज ये हुए कि उसके बाद उस चीज को पंजाब ने भी फॉलो किया, KP ने भी फॉलो किया, बलूचिस्तान ने भी फॉलो किया, इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि ये शायद कुछ इफेक्टिव मेजर्स है। लेकिन लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि उन 2-3 हफ्तों में आप एक्स्ट्रा मेजर्स करें। लॉकडाउन कोई वैक्सीन नहीं है, लॉकडाउन सिर्फ एक तरीका है अपने आप को उस वायरस से महफूज करने का जी। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये कि एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जी ये सिर्फ अमीरों का चोंचला है, और चले अमीरों का चोंचला है। आज क्यों पंजाब से, KP से, बलूचिस्तान से दोबारा ये आवाजें उठ रही हैं कि जी हमें सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा? आज क्यों ये बाजार बंद करवाए जा रहे हैं? इसलिए कि आप पहले SOP से, आपको पता है कि बहैसियत नेशन
हमने जिंदगी के एसओपीज को कभी फॉलो नहीं किया, तो हम इस तरह के एसओपीज को कैसे फॉलो करते हैं? बिल्कुल सही बात तो की आपने। और मजहर साहब यहाँ पर तो ये भी देखिएगा कि अवेयरनेस फैला थक जाती है, मीडिया भी, आवाम भी, जब बात हुकूमत भी, लेकिन आवाम ने वही करना है जो उनका दिल करता है। तो आपने सही कहा कि हम तो जिंदगी के एसओपी फॉलो नहीं करते, तो इस तरह की चीज पर कॉन्स्पिरेसीज बनाकर उनके ऊपर ही फोकस रह जाना और एसओपी ना रखना, ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ अबूजर और मजहर साहब, एक इशू जो चल रहा है जिस पर कल वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो स्टील मिल्स के हवाले से है। जी, मेरा ख्याल है ये भी मसला जो है, देखिए ये इस पे दोनों तरह की बहस हो सकती है। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान स्टील जब कायम की गई थी तो उस वक्त बेशुमार दुनिया के ममालिक हैं जहाँ स्टील का तस्वुर नहीं था, स्टील मिल्स का, लेकिन उन ममालिक में आज 8-8, 9-9 स्टील मिल्स हैं। हम एक ही स्टील मिल को सही तरीके से नहीं चला सके। अगर वो चलाते तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती और उसमें अरबों का नुकसान होता रहा। आज जो लोग उसकी प्राइवेटाइजेशन की जो बात करते हैं और जो लोग उसके मुखालिफ करते हैं जी, उन्हों के पास प्लान मुझे नजर नहीं आता। यानी महज किसी चीज को प्राइवेटाइज करना, और ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया कि ये हुकूमतों का काम नहीं है कि वो बिजनेस करें, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट का क्या काम होता है कि आप अच्छी लोगों को, अपने शहरियों को अच्छी तालीम दिलवाएं, मुफ्त तालीम दिलवाएं, मुफ्त सेहत की फैसिलिटीज दें, पीने का साफ पानी दें, इंसाफ दें। ये 4-5 बुनियादी उसूल होते हैं किसी भी वेलफेयर स्टेट के जी। तो हम तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में शुरू से हमारा एक सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, हमने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो बिल्ड ही नहीं किया। तो अब आप हर चीज को निजी इदारों को देते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि तालीम जब निजी इदारों को दी गई तो तालीम का आज क्या म्यार है जी, क्या म्यार उसमें बेहतर हुआ? नेशनलाइजेशन अगर और मजहर साहब ये वही हुकूमत है ना, जब ऑपोजिशन में थी ये जमात तो हमेशा निजकारी की मुखालिफत करती थी, और खास तौर पर अगर पर्टिकुलरली हम स्टील मिल्स का जिक्र करें तो वो जिसे कहते हैं ना कि एवरी इशू हैज द ओल्डर वीडियो, तो पीटीआई की रहनुमाओं की वीडियोस जो उस जमाने की हैं जब वो मुखालिफत कर रहे थे इसकी निजकारी की, वो भी अब सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही हैं। तो अब अगर इसकी निजकारी की बात की जाती है, या अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है, जैसे कल वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद है 5 साल से, और 5 साल से बंद मिल्स के मुलाजिमीन को हम 55 अरब रुपए अदा कर रहे हैं, जिससे खसारा डेफिनेटली बढ़ गया, कर्जा भी बढ़ गया उसके ऊपर, अब कोई और चारा नहीं है। तो क्या आपको ये जस्टिफाइड लगती है बात? देखिए, ये तो एक अपनी जगह हकीकत है ना कि 10 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें रही, उन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान स्टील को जो है वो प्रॉपरली चलाने की कोशिश की? उन्होंने क्यों नहीं प्रॉपर मैनेजमेंट की? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो आज मुखालफत, प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करना एक बात होती है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट देना दूसरी बात होती है। क्या आपने उसकी मैनेजमेंट अच्छी की? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वहां मजदूरों के मसाइल क्या है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो वहां के ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऐसी है जिन्होंने ट्रेड की लीडरी नहीं की। उन्होंने ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही एग्रीवेट कर दी अपनी। वहाँ हेल्थ की मेडिकल फैसिलिटीज होती थी, लेकिन मिस यूज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज बेइंतहा हो गई। तो वहाँ जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं उन्होंने कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं की, लेकिन साथ में जो मैनेजमेंट रही वहाँ की, असल मेन करप्शन वहाँ हुई है। तो आज अगर आप प्राइवेटाइज कर भी दें जी, तो मैं आज ये सवाल जरूर करूंगा और ये पूछना जरूर चाहूंगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लॉसेस का जिम्मेदार कौन है, और क्यों ना इसको प्रॉपरली चलाया गया। और फिर 2007 में जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी जी, जिसके दौर में कहा जाता है कि स्टील मिल जो है वो की सूरत हाल बेहतर हुई, उन्होंने भी जब प्राइवेटाइजेशन की तो सुप्रीम कोर्ट आ गई, इफ्तिखार चौधरी साहब आ गए, उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जो अल्टीमेटली उनकी बरतरफी का भी जो है वजह बनी। तो मेरा ख्याल है हमारी रियासत जो अपनी जिम्मेदारी है प्राइवेटाइजेशन के जरिए अपनी जिम्मेदारी से आंख चुराना चाहती है, वरना इमरान खान साहब का तो और असद उमर साहब का तो ये कॉन्सेप्ट था कि प्रॉब्लम जो है वो करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है। तो हम अगर मैनेजमेंट बेहतर कर लेंगे तो हमें ना पीआईए की नेचकारी की जरूरत है, ना स्टील मिल की, ना रेलवे की। बिल्कुल सही, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप एक्चुअली उस पोजीशन में आते हैं देन यू रियलाइज द एक्चुअल प्रॉब्लम। लेकिन मजहर साहब अब चलिए ये अकाउंटेबिलिटी तो होगी, हिसाब भी होगा कि किसके दौर में कितना नुकसान पहुंचा, किसने मिसमैनेजमेंट की और किसने मिसयूज किया।
मुस्तकबिल क्या होगा अब ये देखना होगा, और ये तो बहरहाल इस करंट हुकूमत के हाथ में है। स्टील मिल्स का मुस्तकबिल क्या होगा, मुलाजमीन तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए चीज ये कि एहतसाब तो नहीं होगा, आप कह रही हैं एहतसाब होगा, मेरे नजदीक एहतसाब नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। पाकिस्तान में एहतसाब जो है वो इंतखाब कभी कभी इंतकाम के जरिए इस्तेमाल होता है। हमारी यहाँ बदकिस्मती तो यही रही है हमारी कि हमने बिला इम्तियाज एहतसाब कॉन्सेप्ट किया ही नहीं, सिर्फ जबानी जमा खर्च पे बात की जी होगी। इसकी नेचकारी की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें लिटिगेशन आएगी, इसमें सिंध हुकूमत जो है वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगी। इसमें ज़मीनों के मामला बहुत गड़बड़ हैं, इसकी ज़मीन के ऊपर बहुत सी लोगों की नज़रें हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता ये है, और खासतौर पे बजट से पहले उन्होंने ये एक लड़ छोड़ा है, उन्होंने एक ऑफर दी है कि जी 23 से 24 लाख रुपए हर मजदूर को दिए जाएंगे, तकरीबन 9 से 10 हज़ार लेबर है। वो इस गोल्डन हैंडशेक को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन गवर्नमेंट का जो पुराना नैरेटिव था, इमरान खान साहब का जो पुराना नैरेटिव था, असद उमर साहब का जो पुराना बयानिया था, वो तब्दील हो गया है और अब मेरा ख्याल है वो संजीदा है कि इसकी मजहर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जैसे ये मामला हम देख रहे हैं, ये स्टील मिल्स का आज का तो है नहीं, आपने जैसे जिक्र किया दरमियान में लाइन मेरी ड्रॉप होगी तो मुझे कुछ थोड़ा डिस्टॉर्शन थी। ये मामला जैसे हम कहते हैं ना कि सफेद हाथी स्टील मिल्स बन चुका था और हमेशा से है। सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री ने चंद दिन पहले आपके सामने होगा कहा कि अगर ये नहीं चल रही तो बंद कर दें। मतलब ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब ये मामला आया। इसके अलावा ये हमेशा हर हुकूमत को इसको चलाने में मुश्किल होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब का ये विजन नहीं था, लेकिन आप बताएं कि फिर हल क्या है? इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक अरबों का बोझ है, 300 अरब तक इसका मामला चला जा चुका है, तो कैसे मैनेज करें? इसके अलावा कोई हल है कि अगर गोल्डन हैंडशेक ना दें तो फिर क्या करें? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप नेचकारी करना चाहते हैं तो आप नेचकारी के मसले पे एक नेशनल कंसेंसस बनाएं। कम से कम मुस्लिम लीग नून तो नेचकारी के हक में रही है, यानी नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक परसेप्शन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर ये बताना पड़ेगा जब उनसे भी बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये बात आनी चाहिए कि पहली ये कि 5 साल में उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया, उनके दौर में क्यों नहीं इंप्रूव हो सकी, मैनेजमेंट क्यों नहीं बेहतर हो सकी, उनके पास काउंटर प्लान क्या। देखिए, जब कोई बड़ा इदारा, कोई हैवी इंडस्ट्री आप नेशनलाइज करने जा रहे होते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो फिर यही होगा कि आपने अपने पसंद के लोगों को वोट दे दी। जितना आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, पहली चीज ये कि सारी गवर्नमेंट, सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लाया जाए कि जी आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं या नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के हक में है तो किस किस किन इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कोई 8-10 जो है जो लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन इमरान खान मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन से कॉन्फ्रंट्रेशन और तसादुम के मूड में नजर आती है, ना कि इश्यूज के ऊपर नेशनल कंसेंसस बनाने के। ना कोरोना पे हमारा नेशनल कंसेंसस बन पाया, ना हम दूसरे मामलात पे जो है वो कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। और हम अल्फाज का जो इस्तेमाल करते हैं, हम जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर आप कौमी इत्तेफाक राय इतने अहम मसले पर जी अबूज़र सिमल मदर साहब ने बात की कौमी इत्तेफाक राय। मुझे मदर साहब आप ये बता दें कि हिस्ट्री में आज तक कौन सी बात पे कौमी इत्तेफाक राय हुआ है? हम तो डैम पर इत्तेफाक राय नहीं कर पाते, जो कि सबको कॉमन सेंस है कि यूज करना चाहिए और ये बनाना चाहिए। तो फिर ये कौमी इत्तेफाक राय तो नहीं होगा किसी भी बात पे, क्योंकि अगर आप खैबर से कराची तक देखिए, बहुत से मामला, बहुत सी सियासत, बहुत सी और दीगर मामला आपको हमें से बेहतर पता होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप ये कह देना कि कौमी इत्तेफाक राय से ये फैसला कर लें। मज़हर साहब, ये टेक्स्ट बुक लगता है वो इत्तेफाक राय वाला। मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1973 में आइन बना, कौमी इत्तेफाक राय से बना ना आइन, मुकम्मल इत्तेफाक राय हुआ, यूनानिमस डिसीजन हुआ। 18वीं तरमीम कौमी इत्तेफाक राय, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आई, तब 18वीं तरमीम हुई। इंडिया के हवाले से आपके यहाँ एक नेशनल पॉलिसी पे इत्तेफाक राय नजर आता है आपके यहाँ। और भी बेशुमार इश्यूज हैं कि जब
असल चीज ये होती है कि इत्तेफाक राय बनाने में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल। नजर साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी ना तो कौमी इत्तेफाक राय हो सकेगा। गवर्नमेंट के ऊपर तो ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कोरोना के ऊपर ऑपोजिशन की ना आरार शामिल की गई ना मुशावरत शामिल की गई ताकि इस पेंडेमिक से लड़ सके, तो वहां भी डिवाइडेड नजर आती है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन और मुख्तलिफ जमातें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि फ्यूचर क्या होता है कोरोना का, मुल्क का, मईशत का, पाकिस्तान स्टील मिल्स का और कितने ही ऐसे इश्यूज हैं जो आपने सही कहा जिसका सोल्यूशन कौमी इत्तेफाक राय से निकल सकता है। थैंक यू सो मच मजहर रज़ा अब्बास साहब फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, सोशल मीडिया का बड़ा आजकल दौर है, अब हर चीज़ वायरल हो जाती है, हर चीज़ लोग अगर टैलेंटेड हो और अगर क्रिएटिव चीज़ हो तो ऐसी ही एक वीडियो अबूज़र आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटे बच्चे की जो कवाली गा रहा है बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। हाँ, आप मेरे ख्याल में वो बात कर रही हैं मुनीब की। बड़ा जबरदस्त बच्चा है और मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे वाकई बड़े टैलेंटेड होते हैं। और पाकिस्तान में ये मैंने देखा है कि हमेशा इस एज में जिसके पास टैलेंट है ना वो नजर भी आ जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, पहले भी ऐसे ही होता था कि अगर कोई टैलेंट है तो नजर आ जाता और फिर वो लोग पाकिस्तान में बड़े बड़े उन्होंने नाम रोशन किए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जो है उनका वाकई किरदार है। ऐसे लोग पाकिस्तान के टैलेंट है और पाकिस्तान के एसेट है मेरे ख्याल। अच्छा अबूज़र, मुनीब जैसे बच्चे जो हैं, डोंट यू थिंक कि इनको मतलब एक तो वैसे ही माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, खासतौर पर पर्टिकुलरली मुनीब की हम बात करें, बट ओवरऑल भी डोंट यू थिंक कि इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए कि इनको आगे बढ़ने की, ग्रूमिंग करने के मौके मिलने चाहिए? मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी निशानदेही आप कर रही हैं कि होता क्या है कि पाकिस्तान में रॉ टैलेंट बहुत ज्यादा है। सीमल, पाकिस्तान में आप जहाँ पे कोने पे चले जाए रॉ टैलेंट बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि फाइन टैलेंट उसकी जो ट्यूनिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट भी एक तो प्रोवाइड कर पाती, ना ही ऐसे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। बहुत चंद एक दो शहरों में, लाहौर में जिस तरह से, बाकी अलावा कराची में, बाकी पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा पाकिस्तान है, बहुत टैलेंट है। उसके लिए प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए और फाइन इसके टैलेंट को फाइन करने के लिए, ट्यूनिंग करने के लिए, तो रॉ टैलेंट से हम लोग फाइन टैलेंट करते हुए पूरी दुनिया में मजीद नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है हमारे साथ मुनीब अहमद मौजूद हैं फैसलाबाद से, उन्हें खुशामदीद करेंगे, शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, क्या हाल है आपके? जी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। मुनीब, इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, अभी मैं सुन रही थी जो आपकी कवाली की वीडियो और उसकी आवाज़ भी। कब से गा रहे हो, शौक कैसे पैदा हुआ, सबसे पहले ये बताओ। जो मैं गाना शुरू हुआ था सही, वो मैं 8 साल का जब तब मैंने शुरू किया था। अच्छा। और शौक तो मुझे बचपन से ही था कि मैं कुछ गाऊं ऐसे, क्योंकि मेरे फादर जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते थे। जी अच्छा मुनीब, आपने कहा कि बचपन से ही शौक था, माशाल्लाह अभी भी बचपन ही है। और ये बड़ी बात है कि आप इतने जबरदस्त, आपके फैमिली में ही ये चीज है। आपके फादर भी नुसरत फतेह अली, और नुसरत फतेह अली का नाम जो है वो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में वो एक बहुत बड़ा नाम है, आज तक लोग उनको याद करते हैं। आप 8 साल के थे तो फिर वालिद साहब से आपने इंस्पिरेशन आपने कहा ली है, सीखा कहीं पर? इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं, कैसे आपने जो है सीखा, ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, बस अल्लाह के करम से आ गया खुद ही। बस शौक था एक, तो मेरे फादर के जो दोस्त थे उनके घर हारमोनियम था, तो मैं वैसे ही उनके घर जब जाते थे तो ऐसे हारमोनियम को छेड़ना, बटन दबाने, तो कभी निकल जाने सही। तो बस ऐसे ही भी शौक हो गया। फिर मेरा दिल किया कि मैं इसको प्रैक्टिस करूं। फिर मेरे फादर से जिद की कि पापा मुझे हारमोनियम चाहिए। अच्छा फिर अच्छा मुनीब, फिर अब्बा ने दिला के दिया हारमोनियम? उसके बाद मैंने फादर से जिद की कि मुझे हारमोनियम चाहिए, तो हाँ जी दिला के दिया। फिर उसके बाद रोजाना मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अब माशाल्लाह मेरी एज 12 साल है और अल्लाह के करम से मुझे इस पे इतनी महारत हासिल है कि मैं जो तर्ज चाहूँ उस पर जा सकता हूँ।
जो मैंने सुनी हो, या फिर कोई मुझे कहे कि ये सुन के बजाओ तो मैं बजा लेता हूँ। आपने कहा है कि आप माशाल्लाह 8 साल की उम्र से शुरू किया आपने गाना और 12 साल हो चुके हैं कवाली में और आप बड़े जबरदस्त। आपको ये मालूम है ना कि फैसलाबाद से आप भी हैं और फैसलाबाद से नुसरत फतेह अली खान साहब भी हैं, तो बड़ी जरखेज जमीन है फैसलाबाद की। आप मुझे बताएं कि आप जब से ये कर रहे हैं तो आपको कितना मुश्किल हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम हुई है सीखने में कोई ऐसा, या फिर आपने कभी कोशिश की कि कहीं बाहर से प्रोफेशनल आप सीख सकें ये तालीम? नहीं, ये तो बस शौक था, वो खुद ही हो गया। फिर मेहनत तो जाहिर है फिर हर चीज के लिए करनी पड़ती है, जितनी मेहनत करेगा बंदा उसका उतना ही अजर मिलेगा। मेहनत मैं बहुत करता था इसके लिए, तो बस मेहनत का नतीजा ही है। मेहनत का नतीजा ही है, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ सीखना भी है अगर आप मैंने इसको किसी से आगे नहीं है, लेकर ये चलना बस चाहते हो। अच्छा मुनीब, ये बताओ, जब आपने ये वीडियो बनाई, आपने कवाली रिकॉर्ड करा रहे थे और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई, लोग इतना प्यार मुसलसल शेयर कर रहे थे, बहुत ज्यादा व्यूज भी आ रहे थे, कैसा लग रहा था? एक्सपेक्ट किया था कि अगर आप सोशल मीडिया पर डालेंगे और वो इस तरह लोग पसंद करेंगे इसको? नहीं, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वीडियो व्यूज ज्यादा होते गए तो जाहिर है खुशी भी होती गई कि इतने व्यूज हो गए हैं। बच्चा स्टार बन गया रातों रात। अब उधर देखें फिर सोशल मीडिया की बड़ी पावर है। जब मीडियम में व्यूज मेरे ख्याल में कई दफा नहीं आता, लेकिन जब अल्लाह ताला ने नवाजना हो तो अल्लाह ताला नवाजता है, चाहे वो वीडियो वायरल हो के हो या फिर लोग जाने आपको। तो मुनीब, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि अभी तो आपकी सिर्फ 12 साल उम्र है, बचपन अभी भी है, आगे क्या प्लान्स है? किस तरह से लेके चलना है इसको? प्रोफेशनली लेके चलना है कि सिर्फ शौक हल्का फुल्का वीडियो बना के पूरा करना है? क्या प्लान बनाए आपने? नहीं, आगे तो प्लान यही है कि प्रोफेशनल भी करूंगा और वीडियोस भी चैनल पे जाएंगी, तो फिर दोनों तरह से होता रहेगा तो ज्यादा दोनों तरह से होता रहेगा। लेकिन मुनीब, इसके बीच में आपने स्टडीज को नहीं छोड़ना है। हाँ, नहीं, स्टडीज तो मैं कर रहा हूँ, मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में। अच्छा मुनीब, मैं चाहती हूँ कि आप ना हमें कुछ सुनाएं, हम आपसे लाइव भी सुने और हमारे व्यूअर्स भी जो है वो आपकी आवाज़, जो आपकी छोटी सी उम्र में पक्के सुर है ना, वो हम जरा सुन सकें। क्या सुनाओगे? ठीक है, सुन ले फिर। जी सुना देते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली है। जी जरूर। जबरदस्त। मनम गुलाम अली। क्या बात है, क्या बात है। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा पेशवाए तमाम रिंदा। जबरदस्त जबरदस्त। सिग्नल्स हमारे आउट हो गए, क्यों हुआ ऐसा? जी जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। अली का नाम सुनकर रब्बी खैबर कांप जाता है। जबरदस्त। शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली। अली मौला अली अली अली, शाह मर्दाने अली, ला फता इल्ला
अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली। मुनीब, बहुत बड़ा कलाम ये आपने जो अभी पढ़ा, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी एज के मुताबिक आपने इसको निभाया भी। छोड़ना नहीं है सीखना, ना स्टडीज ना ही कवाली, इसको आगे लेकर चलना है और आपका जो पोटेंशियल है इंशाल्लाह आप इसमें ज़रूर नाम कमाएंगे। ये हमारी आपके लिए दुआ है। गुड लक। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर बीइंग विद अस। जबरदस्त सिमल, ये तो बड़े जबरदस्त वाकई मैंने सुना है थोड़ा सा जो इन्होंने एक अपना आवाज दिखाया जादू। मेरे ख्याल में अगर ये बहुत अच्छा और भी करेंगे जिंदगी में, मजीद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटी सी उम्र है और इतना बड़ा कलाम भी इन्होंने पढ़ा है और ये है पाकिस्तान का रॉ टैलेंट जिसको हमें फाइंड करना है। आई थिंक अबू सर इसको ना इनकरेज करने की भी जरूरत है और ऐसी रॉ टैलेंट को जो है वो जब आप इनकरेज करते हैं तो उनमें सीखने की लगन और बढ़ जाती है और वो मजीद उसमें मेहनत भी करते हैं। बहरहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। जहां पर कोरोना की वजह से हम बहुत से असरात, बहुत से इफेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़े, वहीं पर जो लोग बाहर गए थे वापस नहीं आ पा रहे, फ्लाइट ऑपरेशन जिस तरह से मुतासर हुआ है, स्टक हैं लोग अपनी अपनी जगहों पर, लोग घर वापस नहीं जा पा रहे जो पाकिस्तान में हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और अबू ज़र सेलिब्रिटीज़ का मैं जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो व्हाटएवर दे से उसका बड़ा एक इम्पैक्ट भी होता है। सो हमारे साथ इस वक्त बुशरा अंसारी साहिबा मौजूद हैं जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, आपको पहले तो हम ये दुआ देंगे कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इस मौजी मर्ज से, ये जो वायरस है, इससे महफूज रखे और इसके साथ साथ चूँकि आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पर बैरून मुल्क गई आप, उसके बाद वहाँ पर आपको रुकना पड़ा। अभी आप कैसी हैं, क्या हालात हैं? आप क्योंकि आप हमेशा से लोगों की बड़ी फेवरेट रही हैं, क्या पैगाम देंगी लोगों को, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में भी केसेस रोज रोज बढ़ रहे हैं। जी सलामुकुम, मैं क्या कहूँ, कोरोना के बारे में तो बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है लेकिन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इतनी मोटी सी बात थी, इतना सादा लोग चैनल्स पे देख भी रहे हैं, इतना कुछ नज़र आ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बावजूद लोग इसको मजाक समझ रहे हैं या इसको वहम समझ रहे हैं या इसको कोई यहूदी एजेंडा समझ रहे हैं या पता नहीं अमेरिकन एड समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं तो हैरान ये होगी कि इस वक्त तो फाइनेंशियली इतनी दुनिया परेशान है, ज़ाहिर कारोबार काम सबके ठप हैं, हुकूमती इदारे लगे हुए हैं कि किसी तरह लोगों को रिलीफ मिले, थोड़ा बहुत जो खाना पीना राशन। उसके बाद जब बाज़ार खुला है रमज़ान में तो लोग तो ऐसे निकले जैसे मुफ्त में बाज़ार चल रहा था। इतनी खरीदारी करने की क्या ज़रूरत थी? फिर आपको ज़रूर इस वक्त ईद के नए कपड़े बनाने थे। आप रिजल्ट देख लीजिए किस तरह बाज़ारों में आप लोग फिरे हैं, किस तरह दुनिया ने ऐसे शॉपिंग की है जैसे पता नहीं इसके बाद कभी ईद ही नहीं आएगी, तो शायद उनकी तो ना ही आए लेकिन दूसरों को भी मार के फिर तबाह करके जाएंगे ना दुनिया से। ये बात है कि आप अपनों को, अपने जो नहीं भी हैं उनको भी आप अपनी वजह से मतलब परेशान कर रहे हैं और उनको ये बीमारी आपने तोहफे में दी है। सो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है? मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब ये हालात खराब हुए हैं तो अल्लाह का घर उन्होंने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, तो उससे बड़ी क्या बात है? उससे बड़ी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप लोगों को चाहिए थी? पूरी दुनिया के स्कूल बंद हुए हैं, बच्चे घर में बैठे हुए, आप उनको लेके बाजारों में चले गए बगैर मास्क के। मैंने जुलूसों में देखा, बाजारों में देखा, शॉपिंग करते हुए देखा, किसी को पता ही नहीं कि ये क्या है। और अब क्या हो रहा है? अब वो खौफनाक मंजर है जिसको सोच सोच के रूह कांप रही है कि या अल्लाह अब कैसे संभलेगा ये सब कुछ। हमारे पास तो वसाइल भी नहीं है, जहाँ वसाइल थे वहाँ ये हालात हुए, तो अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह ही है बस। ऐसे भी अल्लाह ही था हमेशा से, अल्लाह ही हमें संभालने वाला, लेकिन अल्लाह ने अक्ल भी दी थी जो हमने इस्तेमाल नहीं की है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बुशरा अंसारी साहिबा, आप खुद भी कैलिफोर्निया में हैं और अमेरिका के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, ये आप भी बेहतर तौर पर समझती हैं, तो अब ये कहिएगा कि आपके क्या प्लान्स हैं? आप पाकिस्तान वापस कब आना चाहेंगी या क्या सिचुएशन, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप?
जहाँ तक पाकिस्तान वापसी का सवाल है, तो मैं यहाँ पे चैरिटीज़ करने आई थी, इंडस हॉस्पिटल के चैरिटी इवेंट्स करने आई थी, जबकि मैं थोड़ी बहुत घर में भी परेशान थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। हालात सुन रही थी कि गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके इवेंट्स थे, हमने ज़कात के महीने में गरीबों के लिए पैसे जमा करने थे, तो मैं उनको इनकार नहीं कर सकी और मैं इंडस हॉस्पिटल के साथ आ गई। अमेरिका में 11-12 हमारे इवेंट्स थे जिसपे हम चंदा लेने निकले थे। 12 लाने के बाद पता चला कि वो सब कैंसिल हो गए, तो ये तो अल्लाह की रज़ा है जिससे मैं आ गई। मेरी बेटी यहाँ होती है तो मैं रुक भी गई, लेकिन वापस आना है मुझे पाकिस्तान, तो मैं किस तरह आऊँ? एक तो फ्लाइटें नहीं चल रही, ऊपर से ये हालात ऐसे हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, और फिर ये भी पता नहीं कब तक ऐसे रहेंगे, क्योंकि इतना फैला दिया है, सबने मिलकर इतना फैला दिया। एक तो वैसे ही वबा आई है दुनिया में, ऊपर से हमारी लापरवाहियों ने और हमारी बेवकूफियों ने, हमारी जहालत ने इसको फैलाया। कोई लॉकडाउन में है, कोई कह रहा खुल गया भाई क्या खुल गया है? आपको समझ में नहीं आ रहा? दुनिया पागल है जो सारी बंद हो रही है। पूरा आप सोचे जी हम तो बेवकूफ हैं, हम तो जाहिल हैं, पूरी दुनिया बंद हुई हुई है इस वक्त, और आप लोग जो है वो बाजार जाने से नहीं रुक रहे। आपको समझ नहीं आ रही, आप एक दूसरे पे चढ़े रहे। आपने अपने बच्चों को भी बर्बाद किया, उनकी पढ़ाई सब कुछ देखिए, दुनिया कहाँ चली गई है। तो मैं तो आने को बेचैन हूँ, दिन गिन रही हूँ कि कब खुले हवाई जहाज, तो कब मैं बैठूं और कब मैं आऊँ, और मगर आऊंगी तो डर जाऊंगी, फिर बंद हो जाऊंगी, जो भी है अल्लाह मालिक है वो तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालात बेहतर होने की बजाय खराब हो गए हैं, और अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मैं तो अपने मुल्क आने को बेचैन हूँ। बिल्कुल ठीक, आमीन जी आमीन। अब खुदारा इनकी बात ही सुन लीजिए। बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच बुशरा अंसारी साहिबा, आपने टाइम दिया। अबूज़र, ये बड़ा ज़रूरी था ये मैसेज कन्वे होना कि सोशल डिस्टेंसिंग SOPs को फॉलो किए बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ वी हैव। और देखिए सिमल, जिस तरह से बुशरा साहिबा ने कहा है कि किस तरह से बेवकूफ़ी से लोगों ने ये मुजाहरा करते हुए बाहर निकले हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कभी बाहर निकलना नहीं था ईद के लिए। उसके बाद बाकी वो अब हालात हो रहे हैं कि शायद दोबारा से हम लोगों को सख्त कर्फ्यू की तरफ जाना पड़े, क्योंकि बहुत से केसेस आ रहे हैं, रोजाना हम लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहा है पाकिस्तान में न्यू केसेस का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अबूज़र, थैंक यू सो मच आपका भी। आप आज हमारे साथ मौजूद थे और वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, और आपसे मैं इजाजत चाहूंगी नाज़रीन। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। खुदारा अपना ख्याल रखिए, प्लीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्ले कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।